बन कमर गर्दन एक सिर में गहरा श्वास लेते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पहले तो लेट होने के लिए क्षमा चाहेंगे, कुछ कारण से हम लेट हो गए, जिसमें फोन थोड़ी दूरी पर था तो आने में टाइम लगा। ठीक है, चलिए सब अपना अपना सिलेबस ओपन करेंगे। कल शायद हम लोग 7 पेज नंबर पे पढ़ रहे थे, ओपन करेंगे सभी। जहां से हम लोग ने ये पढ़ा था मानसिक उपचार, आध्यात्मिक कल्याण, भावनात्मक लाभ पढ़ रहे थे। सभी अपना अपना पीडीएफ देखेंगे। 7 पेज नंबर स्टार्ट करेंगे पढ़ना। रेणु जी पढ़ेंगे? हाँ जी मैम। शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य। इस पद्धति में व्यक्तिगत विभिन्नता को मान्यता दी जाती है तथा छात्रों को स्वतंत्रता रूप से अपनी योग्यता, क्षमता, आयु तथा रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान। स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से। हाँ जी मैम। छात्र समय क्रिया का अनुभव से सीखते हैं, जिससे उनमें सक्रियता की भावना, आत्मविश्वास तथा उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है। शिक्षण की अवधारणा व सिद्धांत। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है और शिक्षक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। शिक्षण एक कला है और शिक्षक एक कलाकार। प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, वहीं शिक्षक या कलाकार के सिद्धांत बन जाते हैं। शिक्षण की क्रिया के मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी मनोविज्ञान के प्रयोग के बिना शिक्षण कार्य के लक्षणों को प्राप्त नहीं कर सकता। इस विषय में कई विशेषज्ञों ने छात्रों की रुचि, क्षमता और अभिव्यक्तियों के प्रभावों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर कई शिक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए। टैवर्स के अनुसार। हाँ जी। देखो, आज हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य कि शिक्षण प्रणाली क्या है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, किनका किनका महत्वपूर्ण रोल है। यदि अपना अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे तो शिक्षण प्रणाली जो एजुकेशन सिस्टम है इसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। ठीक है, इस समय की शिक्षण प्रणाली जो चल रही है उससे शायद रेयर में 100 में से अगर परसेंटेज बोलेंगे तो 10% लोग भले ही कह दें कि हम सेटिस्फाइड हैं। इस समय का एजुकेशन सिस्टम ग्लोबलाइज जितना डाटा है पूरा डाउन हो चुका है। ठीक है, केवल बाहर की बिल्डिंग्स रह गई हैं और उसके साथ साथ केवल नई नई एक्टिविटीज को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और आप जब एडमिशन कराने जाते हैं तो किस भी आप पे जाते हैं कि किस स्कूल में कितनी एक्टिविटीज है और होना क्या चाहिए, और कहीं पर भी ये सभी चीजें बताई जा रही हैं किसी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। अब ये जहां हो रहा है वो गुरुकुल परंपरा पे है, चल रहे हैं शिक्षण प्रणाली जो, जैसे मान लो ये रामदेव बाबा रामदेव जी का और भी बहुत सारे भारत में चल रहे हैं, बाहर का तो नहीं पता, भारत में कई जगह गुरुकुल प्रणाली पर
शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं। तो ये क्या है कि जब हमारा जो शिक्षण है, एजुकेशन सिस्टम है, यदि इसे पूरी तरीके से टेक्निकल बेस्ड बना दिया जाए, पूरी तरीके से फिजिकल ओरिएंटेड बना दिया जाए बॉडी कॉन्शियस लेवल पे, या जो बाहर का जिसे हम लोग बोलते हैं कि एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन जो आपका जिसे बोलते हैं आत्म तत्व का विकास, या जिसे बोलते हैं आत्मबल मनोबल का विकसित होना, वो नहीं। ठीक है, इस समय एक चीज चल रही है जिस पर बहुत काम किया जा रहा है, लोगों ने थोड़ा अवेकनिक पोजीशन में भी लोग आ गए। जो अच्छे स्कूल है वहां क्या चल रहा है, घर में भी बच्चे एसी में हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत है तो एसी क्या है, एक ट्रेंड लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिनके यहाँ एसी है वही लोग अमीर है। ठीक है, तो एसी है, फिर वो जिस व्हीकल से वो जा रहे हैं वो क्या है, वो भी एसी है उसमें भी, फिर जहां वो पढ़ रहे हैं वहां पे भी एसी है। इसके रिजल्ट आप में से कितने लोगों को पता है, नहीं हमें मालूम। हमारे यहाँ पे गौरव मेमोरियल स्कूल है जो एशिया के इसमें आता है स्कूल में, यहाँ सेलिब्रिटीज अक्सर आते हैं, बिल्कुल पास ही में, हम लोग आईआईटी वाले एरिया में रहते हैं कानपुर में। तो ये है कि अगर बच्चों को थोड़ी देर धूप लग जाए, थोड़ी देर आधे घंटे, तो बच्चे वहीं बेहोश हो जाते हैं। तो मतलब ये आपकी समझदारी, आपके पैसे का, और आपके बोलते हैं ना कि आप बहुत हर तरफ से रिच हैं, तो ये रिचनेस के आपके रिजल्ट है। तो ये क्या है, ये आपको इसलिए बताया कि ताकि आप भी अवेयर हो, केवल पढ़ने का विषय नहीं है, अपने बच्चों के जीवन को भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, जो बच्चे जिनको धूप भी लगती है, हवा भी लगती है, ठंड भी लगती है, ठीक है, ये लोग क्या है, ये कहीं पर भी सरवाइव कर जाएंगे। जिनको आपने पहले ही हैंडीकैप बना रखा है, मतलब जो धूप उनको जरूरत है, जिस धूप की जिससे उनका शरीर मजबूत बने, वो बेहोश हो जा रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम वो एसी में रह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप रिच हैं इसलिए एसी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। दूसरा, जब जो लोग एयर कंडीशनर के कारण जिनका बॉडी का ब्लड फ्लो का सिस्टम बिगड़ता है, वो लोग जब कहीं एडमिट कराए जाते हैं तो उनको जो फैन होते हैं ना, वो भी बंद किए जाते हैं, फैन भी बंद किया जाता है, क्योंकि उनके बॉडी को सिस्टम को नॉर्मल लाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इन सब का हमें भी ध्यान रखना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य है कि हमारा चहुमुखी विकास हो। चहुमुखी विकास का मीन्स होता है देयर आर 4 डायमेंशन। ठीक है, जिसमें हमारा है फिजिकल, मेंटल, मेंटल के साथ ही कनेक्ट होता है इमोशनल पार्ट, सोशल पार्ट और स्पिरिचुअल पार्ट। यदि ये सभी डायमेंशन कनेक्ट हो रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा सही शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और इनमें से कोई भी चीज कनेक्ट नहीं हो रही, इस समय क्या हो रहा है, हर दिन नई एक्टिविटीज स्कूल में, आज ये है, कल दूसरी है, कल तीसरी है, किसी में भी बच्चा आपका एक्सपर्ट नहीं है। इस समय आपके बच्चों की स्थिति ये है, घरों के, ना तो उन्हें हिंदी आती है सही से, ना उन्हें इंग्लिश आती है, ना उन्हें संस्कृत आती है, ना उन्हें मैथ्स आता है, ना उन्हें साइंस आती है। ठीक है, बस आपकी नजर में बस वो लग रहा है कि वो बस इंग्लिश वो क्या बोलने लगे, और उनसे इंग्लिश में जब ढंग से सुनेंगे ना, तो कोई ग्रामर जो रूल्स होते हैं ना, ग्रामेटिकल रूल्स, कुछ भी नहीं पता उनको। ठीक, तो ये क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य कि एजुकेशन का मीन्स क्या है और एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। जो नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें एक तो योग कनेक्ट किया गया है, दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई चीजें ऐड की गई हैं। अब वो कितने दिनों में वो अप्लाई हो पाएंगी, पेरेंट्स कितना अवेयर है, क्योंकि पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है, वो वही एडमिशन कराने जाते हैं जहां पर उन्हें बिल्डिंग्स अच्छी दिखती है। ठीक है, वो सामान्य स्कूलों में एडमिशन नहीं कराते हैं, तो वो जैसा जो समझ रहे हैं वैसा उनको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, जब इसलिए हमने बोला नेप एनईपी, नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें योग को कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो बच्चों के पहले चल रहा था कि बच्चों को पूरे अपने बैग को फुल करके ले जाना है, ठीक है, वो कम किया गया कि जो जिस दिन पढ़ाया जाए उसी को ले जाना है। ठीक है, कुछ दिन ब्लैंक भी रखे गए, कुछ पीरियड्स भी ब्लैंक रखे गए, तो ये थोड़ा सा सुधार किया गया, हालांकि अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन एक तैयारी चल रही है। फिर हमने देखा शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत क्या है। शिक्षण की अवधारणा क्या है कि जो हमारा टीचिंग सिस्टम है,
जो टीचर्स हैं उनके लिए अभी उन्होंने एक लाइन पढ़ी नीचे सेकंड पैराग्राफ में कि एक शिक्षक वही हो सकता है जिसको सही मनोविज्ञान पता। ठीक है, यदि आपको सही तरीके से मनोविज्ञान नहीं पता है तो आप सही सफल शिक्षक नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि शिक्षक का एक मनोविज्ञान होता है पूरी क्लास को मॉनिटर करने का। यदि आप पूरी क्लास को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो फिर आपका शिक्षक होना केवल शिक्षक ही है, लेकिन पूर्ण शिक्षक की क्वालिटीज वहां नहीं है। क्योंकि मनोविज्ञान क्या है कि एक क्लास में कई बच्चे हैं, ठीक है, एक तो क्या है कि जो शिक्षक का जो शिक्षण निकलता है, क्या तीन चीजें होती हैं जब भी हम कहीं पढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम में। एक शिक्षक, एक विद्यार्थी और एक शिक्षण। ठीक है, तीन चीजें, टीचर, स्टूडेंट और टीचिंग। तीन चीजें जहां होंगी वही एजुकेशन सिस्टम होगा हमारा। तो इन तीनों चीजों को कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट जो रोल प्ले करते हैं वो टीचर करते हैं। टीचर कैसे हो? जिनको पूरा मनोविज्ञान पता हो। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है वो एक आंसर जरूर देंगे ताकि हम समझ पाए कि आप कितना समझ पा रहे हैं इस बात को। टीचर के मनोविज्ञान में कौन सी चीजें कनेक्ट होती है? टीचर का मनोविज्ञान में क्या होना चाहिए? कौन सी क्वालिटीज टीचर के मनोविज्ञान को या टीचर और मनोविज्ञान के बीच एक कनेक्टिविटी बिठाते हैं? सबसे पहले जो टीचर हैं हमारे वो क्या करेंगे? टीचर के अंदर पहले तो एक जिसे बोलते हैं पक्षपात का कोई गुण ना हो। ठीक, क्योंकि ये चीजें आगे जाकर बच्चों के जीवन को बहुत खराब करती है। पक्षपात का गुण ना, आपको जो कुछ करना है वो आउट ऑफ क्लास आप कुछ भी समझते हो लेकिन वहां पर नहीं समझेंगे, पहली चीज। ठीक है, सेकेंड क्या हो कि बच्चे को देखकर समझ में आ जाए बच्चा क्या सोच रहा है, किस कंडीशन में, खुश है या दुखी है या वो कुछ इंटरनली हर्ट हो रहा है, वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी। ठीक है, दूसरा, कई बार देखते हैं हम लोग कि कोई बच्चा क्लास में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, अचानक से वो डाउन हो गया और हम कभी ध्यान नहीं दे पाते इन बातों पर। तो हमें ये जानना चाहिए कि एक बच्चा अचानक से ग्रो कर रहा था और सडन वो अचानक डाउन क्यों हो गया। दूसरा, बच्चों को जब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हो तो केवल उसको विषय ना समझा रहे हो, पहले विषय की जो भूमिका है वो ठीक ढंग से समझा दें। जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है तब तक आप कुछ भी पढ़ाएंगे कुछ समझ नहीं आएगा। जब हम लोग एक पौधा लगाते हैं तो क्या करते हैं? एक छोटा सा पौधा जो ग्रो कराने जा रहे हैं उसके लिए भी एक सही मिट्टी रखते हैं, मिट्टी में कितना पानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए, इन सब का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, टीचर के मनोविज्ञान में क्या हो, तो कुछ भी पढ़ाने से पहले कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी एक प्रॉपर मनोभूमि जरूर बने। जब एक मनोभूमि तैयार कर ली जाती है तब कोई भी विद्यार्थी विषय को समझने के लिए रेडी होता है। और जब आप सडन कहीं जाते हैं और अपना जो भी प्रेजेंटेशन है वो देना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता चल पाता है कि जो बताया जा रहा है वो किस से संबंधित है। ठीक, आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे, पूरी क्लास हो गई, बाद में स्टूडेंट पूछते हैं कि विषय क्या था। ठीक, विषय क्या था? तो ये क्या है, ये तभी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कभी क्या करते हैं, कहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि मनोभूमि तैयार नहीं की। जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी एक प्रॉपर मनोभूमि बनाएं। ये मनोविज्ञान का पार्ट है ताकि सबका मन उसको सीखने के लिए तैयार हो जाए। जितने भी विद्यार्थी हैं वो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी आ जाए, एक जिज्ञासा आ जाए कि हमें अपना ये जो विषय पढ़ाया जा रहा है इसे हमें ध्यान से सीखना है। विषय को रुचिकर कैसे बनाया जाए? विषय को रुचिकर तब बनाया जाता है या बनाया जा सकता है जबकि जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसे हम अपने जीवन से जोड़ दें। जिस सब्जेक्ट को आप अपने जीवन से नहीं जोड़ते हैं वो सब्जेक्ट कभी भी आपको इंटरेस्टिंग वे में आगे ही नहीं ले जाता। ठीक है, उस विषय के प्रति आपकी रुचि
रुचि कभी पैदा ही नहीं होगी, एक जागरूकता आपके अंदर नहीं आएगी। जब कोई भी विषय आपके जीवन से जोड़ दिया जाता है तब वो विषय हमें इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो ये क्या है, ये मनोविज्ञान का पार्ट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो विषय है बस एज इट इज हमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, एज इट इज उसको हमने बाइंड अप कर दिया डेली के तरीके। तो बच्चे को ये नहीं समझ आता, फिर बच्चे को बोरिंग लगता है। कोई बच्चे को जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, या अभी आप लोगों को जब हम पढ़ाते हैं 3 दिन आपकी फाउंडेशन वाली क्लास क्यों लेते हैं, पहले तो आप अवेयर तो हो जाए आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर का जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे अब इतना टफ नहीं है, लेकिन ये जो मनोविज्ञान का पार्ट है ये टफ है यहाँ पर। दूसरा क्या हो कि जो हमारा टीचर्स की अदर क्वालिटीज में क्या है कि जो भी विषय शुरू करे उसको उसी दिन, उस पैराग्राफ को, उस लेसन को उसी दिन एक कंक्लूजन जरूर दे दे। ये ना करें कि आज हमने पढ़ाया, कंक्लूजन 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद फिर जो हमारा इंटरेस्ट है अपने विषय को पढ़ने में वो डाउन हो जाएगा। तो हमें जो पढ़ा रहे हैं पहले उसे अपने जीवन से जोड़ा, बच्चों के जीवन से या खुद के जीवन से जोड़ा, फिर उसके बाद पढ़ाना जब शुरू किया तो उसी में पढ़ाते हुए हमें क्या ध्यान देना है कि उसी दिन यदि आधे घंटे का पीरियड है, 40 मिनट का है, वो आपको डिसाइड करना है कितना कैसा है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि उसी दिन एक पैराग्राफ या वो लेसन छोटा है तो उसका कंक्लूजन आज ही देना है। फिर क्या करना चाहिए कि कंक्लूजन देने के बाद उन बच्चों को उस पर सिंपल एक स्टोरी लिखने को दीजिए। जब कोई बच्चा अपने जो लेसन उसने पढ़ा है, या आप लोगों की बात करते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि जब हमने पढ़ा दिया है तो उसको 15 मिनट एक रिवीजन ले लेना, एक की नोट्स बना लेना। आप नहीं बनाते हैं ये आपकी गलती है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है वो यही है कि जिस विषय को हमने ध्यान से पढ़ा हो उसका एक की नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो हमने पढ़ा है उसका की नोट्स बनाए। बच्चों के लिए क्या है, यही बच्चों के लिए है कि वो एक स्टोरी बना दो। जैसे वो स्टोरी डिजाइन करते हैं आप समझ लें कि बच्चे को लेसन समझ में आए। और जब बच्चा कोई स्टोरी डिजाइन नहीं करेगा तो कल वो दूसरा नया लेसन पढ़ेगा, परसों नया लेसन पढ़ेगा, तो आप अपने बच्चों से देखेंगे, पूछेंगे क्या है बच्चों का, उन्हें पता ही नहीं कि लास्ट क्या पढ़ चुके। अभी तो हम लोगों का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, क्या सपोर्ट किया गया कि सेमेस्टर वाइज कोर्स को डिवाइड कर दिया गया है। कितने लोग हैं जिन्होंने 20 साल पहले की स्टडी में, जो लोग होंगे सबको याद होगा कि 9th और 10th का कोर्स एक होता था, फर्स्ट ईयर और इंटर जो 11th 12th का कोर्स एक होता था। इसका मीन समझे कि पूरी बुक को जब 12th का एग्जाम होगा तो हमने फर्स्ट ईयर में जो प्रीवियस जो हमारा 11 है जहां स्टार्ट किया था वहां से पूरा रिवीजन लेना है लास्ट तक 2 साल का। ठीक ऐसे ही 9th 10th का पूरा रिवीजन लेना है। और आज इतना छोटा जो पार्ट डिवाइड कर दिया गया उसको भी हम लर्न नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कंक्लूजन पता नहीं है, इसलिए हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसी का नाम है मनोविज्ञान। ठीक कि मनोविज्ञान क्या है, कैसे शुरू करें, कैसे पूरा करें, कैसे जीवन के साथ विषय को जोड़ें, और उसके बाद एक स्टोरी डिजाइन करा ले या की नोट्स बनवा ले ताकि ये पता चल जाए कि इस विद्यार्थी को ये बात कितनी समझ में आएगी। ठीक है, ये था टीचर्स का मनोविज्ञान। अब हम लोग देखते हैं आराम से डेफिनेशंस को, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे रेनू जी। टैवर्स के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत में बहुत से तार्किक वाक्यों का एक समूह होता है। इसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों, वहीं दूसरी ओर छात्र के विशेषणों के आपस में संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। दुर्गनर के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत उपचारात्मक होता है। शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व, ये शिक्षण और अधिगम के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। ये सिद्धांत प्रभावशाली शिक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें अनुभव तथा पुराने तरीकों को स्थान दिया जाता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार: समय करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत,
चुनाव एवं व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत किन्हीं भी दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व और क्रियाओं में जो अंतर होता है। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन में से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन एवं अनुभव का सिद्धांत, मानसिक तैयारी का सिद्धांत, स्वतंत्रता तथा सहसंबंधता का सिद्धांत, प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, क्रियाओं का सिद्धांत, विभक्तीकरण का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। यह बालकों में रुचि उत्पन्न करने का माध्यम है। प्रेरणा संचार होने पर बालक शीघ्र पाठ को सीखने का प्रयास करता है। रुचि का सिद्धांत, शिक्षण को स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक पाठ में एक लक्ष्य निर्धारित हो, तभी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, बिना उद्देश्य का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार शिक्षण में प्रत्येक पाठ का एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। शिक्षक को किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उसके उद्देश्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। नियोजन का सिद्धांत, एक सफल शिक्षक वो माना जाता है जो कक्षा में जाने से पहले ही यह योजना बना ले कि उसे आज क्या पढ़ाना है। शिक्षण कार्य करते समय हर शिक्षक को अपने शिक्षण की क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए। चयन का सिद्धांत, शिक्षण के लिए केवल उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो आवश्यक है। एक सफल शिक्षक सरल तथा कठिन विषयों को उनके कठिनता के आधार पर उनका क्रम निर्धारित करता है और उसे छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, प्रत्येक शिक्षक को पढ़ाने से पहले काफी सावधानी से विषय के शिक्षण के लिए व्यूह रचनाओं का चयन, निर्माण और उपयोग करना चाहिए। अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत, यह प्रभावशाली अधिगम हेतु आवश्यक तथ्य है। एक अच्छा शिक्षक कक्षा की स्वच्छता, प्रकाश, रोशनदान की उचित व्यवस्था पर ध्यान देता है। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षक अपने छात्र की कमजोरियों, कमियों तथा त्रुटियों का पता लगाकर सुधार करता है। क्रियाओं का सिद्धांत, फ्रोबेल के अनुसार कार्य करके सीखना लर्निंग की सर्वोच्च विधि है। विभक्तीकरण का सिद्धांत, प्रभावशाली शिक्षण के लिए विषय को कुछ भागों में बांटना चाहिए जिससे छात्रों को सभी बिंदु स्पष्ट हो सके। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन से हैं? शिक्षा आजकल छात्र केंद्रित है। यह विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की ही देन है। इनका अर्थ बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, मानसिक स्तरों तथा उनकी आयु के आधार पर शिक्षा प्रदान करना है। इसके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, अभ्यास व रुचि का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, परिवर्तन, विश्राम तथा मनोरंजन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि तथा पुनर्बलन का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्वाधिगम का सिद्धांत, समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत, स्व अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। योग शिक्षा के विभिन्न आयाम एवं अनुप्रयोग। योग का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। यहीं पर रुकेंगे रेणु जी, ऊपर आते हैं हम स्टार्टिंग। सबसे पहले देख रहे थे पेज नंबर 9 में शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार। स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। ठीक है, इससे तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी बच्चे को हम बोले कि ऐसे करो वैसे करो, वो नहीं समझेगा। खुद भी करे और उसको भी करवाए, क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं? देखकर सीखते हैं। आप उनसे कुछ भी कहेंगे वो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जो आपको देखते हैं वो सब सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। कोई भी काम है खुद भी हम करके सीखें और बच्चों को भी प्रैक्टिकल करके सिखाएं, ये उनकी हैबिट का हिस्सा हो। तो फिर एक चीज में जब उन्हें लगेगा कि कोई भी काम, अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ भी काम है दूसरों के साथ कर लो, सपोर्ट से कर लो। कुछ काम उनको खुद में, अरे कितने बार गलत करेंगे, 2 बार 5 बार गलत करेंगे, लेकिन जब वो करेंगे तो वो सही भी करेंगे। लेकिन जब उनको आप मौका ही नहीं दे, हम लोगों को क्या लगता है बच्चों के मैटर में या बड़ों के में, कई बार लगता है बहुत जल्दी काम हो जाना चाहिए,
जल्दी काम होना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, काम का सही होना शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, जल्दी काम होने से क्या मतलब है, किसी व्यक्ति को ने 5 घंटे में सभी सब्जेक्ट पढ़ लिए और नॉलेज किसी का भी नहीं। किसी एक बच्चे ने 5 घंटे में केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन वो पढ़ा सकता है। कौन सही है इसमें से, जो पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत है कि जब हम स्वयं करेंगे, खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं, तो उसमें वो एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अनुभव गेन करते हैं। जिस चीज का आपको अनुभव नहीं होता है, वो आप कभी किसी को करा नहीं सकते। ज्ञान सभी के पास है, अनुभव कुछ लोगों के पास है। जब ज्ञान के साथ अनुभव होता है, तब आप अपने काम को दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और ज्ञान के साथ अनुभव ना हो तो कभी भी आप दूसरों को नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो ज्ञान और अनुभव में बहुत अंतर, ज्ञान बहुतों के पास है। ठीक है, सेकेंड है प्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। जब आप किसी को प्रेरित करते हैं तो उसको अपने कार्य करने में एक रुचि जागृत होती है। यदि आप उसको जीवन से जोड़ें, किसी का, जब बच्चे खाते नहीं है, कोई भी चीज लेते नहीं, तब हम क्या बोलते हैं, इसको खाओगे तो बॉडी बनेगी। ठीक, और बॉडी बनाए वाले पोस्चर उन्हें दिखा दो आप। ठीक है, ऐसे लोगों को दिखा दो, तो ये क्या प्रेरणा भी है और उनके अंदर रुचि भी जागृत हो खाने के प्रति। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जीवन में एक निश्चित उद्देश्य जरूर होना चाहिए। कई बार बच्चे 12th क्लास तक चले आते हैं, अभी आप सब लोगों में से भी यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनसे हम पूछ लें कि आपका उद्देश्य क्या है, नहीं पता होगा। ठीक, तो उद्देश्य विहीन जीवन भी क्या है, हमें दिशा से भटका देता है, जो डायरेक्शन से हमें डाइवर्ट कर देता है। तो हमारे जीवन में एक उद्देश्य जरूर हो कि हमें क्या करना है। जिनको ये पता है कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमारे अपने प्रोग्रेस के लिमिटेशंस कहाँ तक है, हम कोई अर्निंग सोर्स कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक है। कुछ कहे 5 करोड़ 10 करोड़, अब ये ना हो कि हर दिन आपकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, तो फिर आपका जीवन मरीचिका एक शब्द है हिंदी में, वो है मृग मरीचिका का मीन्स होता है जिनके जीवन में कोई डेडलाइन नहीं होती है, वो लोग दिशा विहीन लोगों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो जीवन में एक उद्देश्य हो और उसकी एक डेडलाइन हो कि किस टाइम तक कहाँ तक इसकी लिमिटेशंस है। इसके बाद है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या हो कि एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्लानिंग के तहत ही हम काम करें। जब प्लानिंग नहीं होगी तो कुछ बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया। प्लानिंग कैसे हो कि कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है उसको पहले उठाएंगे या उसको बाद में उठाएंगे, जो इजी लगता है या तो उसे पहले उठाएंगे या तो टफ लगता है उसे पहले उठाएंगे। तो प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे। फिर प्लानिंग में क्या क्या चीजें शामिल है, जो चीजें हमें लर्न नहीं होती उन्हें कब पढ़े, मॉर्निंग में पढ़े। जिन चीजों में केवल फिजिकल अपना एफर्ट लगाना है उनको इवनिंग में करें। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है, एक प्लानिंग है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं कब, हो सकता है रात के 10 बजे बच्चों को बिठा देंगे कि लर्न करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, दूसरा अपने लिए भी ये है कि हम लोगों को किस टाइम क्या करना है। तीसरी चीज क्या है प्लानिंग में, कि समय के पहले कार्य करना, एग्जाम से पहले तैयारी करनी, ये प्लानिंग का ही पार्ट है। फिर है फिर है हमारा नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, नियोजन का सिद्धांत क्या है हमारा, नियोजन का सिद्धांत है, 1 मिनट, तो ये हम लोग क्या है, एक प्लानिंग में ले रहे हैं। ठीक? फिर आता है हम लोगों को चुनाव एवं वैयक्तिक भिन्नता। किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व और क्रियाओं में जो अंतर होता है, तो चुनाव, ठीक, चुनाव एवं
लोग केवल 5 मिनट एक बार रिवीजन लेंगे, हम आपसे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है? 5 मिनट केवल रिवीजन लेंगे।
जी मैम।